आज का जो टॉपिक है वो है वित्त आयोग यानी फिनांस कमीशन केंद्र राज्य संबंधों में उसकी भूमिका और वैसे भी हमारे ग्रंथों में कहा गया है ना, मुद्रेयम लोक मंगलम, मुद्रा ही लोक मंगल का कारण है। तो वित्त आयोग तमाम लोगों के मंगल का कारण है। इसलिए भी राज्य हो या लोकल बॉडीज या फिर केंद्र, हर किसी को चाहिए पैसा। और पैसे की वजह से सिर्फ परिवार का विभाजन नहीं होता है, केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच भी विभाजन की खाई खिंचती है। फिस्कल फेडरलिज्म खतरे में आता है। तो इसमें जो अर्थव्यवस्था है उसका मार्ग कहीं ना कहीं प्रशस्त होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, उसकी मोरलिटी और उसके एसेंस के हिसाब से अगर फिनेंस कमीशन काम न करे तो लॉन्ग टर्म में जो फिस्कल फेडरलिज्म का फैब्रिक है वो भी कमज़ोर हो सकता है। हम समझेंगे फिनांस कमीशन के बारे में, फिनांस कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में, फिनांस कमीशन की भूमिका के बारे में, फिनांस कमीशन की भूमिका केंद्र और राज्य के बीच में अलग अलग भी, पंचायतों के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, समाज के लिए भी, और एज ए प्रोग्रेसिव इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए भी। फिनांस कमीशन प्रीलिम में पढ़ाई होगा। आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और 5 साल तक जो नियम बनाया गया उसके हिसाब से संसद नियमों में बदलाव कर सकती है। 5 साल तक उनका कार्यकाल फिलहाल के लिए माना गया है। इसमें एक एक्सेप्शन है ऐतिहासिक रूप से, 15वां फिनांस कमीशन, 15th फिनांस कमीशन, जिसका जो पीरियड था वो 6 साल के लिए था, 20-21 के लिए पहले, चूँकि कोविड चल रहा था, और 21 से 26 दूसरा। फिनांस कमीशन का जो मुख्य रोल है वो ये है कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जिन मुद्दों पर, जिन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर उनसे सलाह मांगे उस पर उनको सलाह देनी है। पहले वित्त आयोग से लेकर के 15वें वित्त आयोग तक और अभी 16वें तक भी, जिसके चेयरपर्सन अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया गया है, जो नीति आयोग में काफ़ी समय तक सर्व भी किया, फाउंडिंग आर्किटेक्ट थे, वहाँ तक भी जनरली टर्म ऑफ रेफरेंस जो हैं वो मोर और लेस सेम ही रहे हैं। उसमें इनकम डिस्टेंस यानी कि कौन राज्य ज़्यादा गरीब है, कौन ज़्यादा गरीब नहीं है। उदाहरण के तौर पर टॉप 3 के राज्य, मान लो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आपने केरला पकड़ लिया, ये सबसे ज़्यादा अमीर है मान लो, तो इनका एवरेज निकालेंगे, इनकी इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, फिर बिहार से उसकी तुलना करेंगे। तो बिहार का अगर इनकम डिस्टेंस यानी कि केरला यहाँ पे है, बिहार यहाँ पे है, तो जितना ज़्यादा गैप उतना ज़्यादा शेयर बिहार को मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों के साथ कंपेरिजन करना पड़ेगा। 3-4 फिनांस कमीशन पहले पर्यावरण पर उतना जोर नहीं था, लेकिन 14वां फिनांस कमीशन, जिसने कि एनवायरमेंट यानी इकोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए 7.5% वेटेज रखा। 15वें फिनांस कमीशन ने कुछ इसको बढ़ा करके 10% कर दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो फिनांस कमीशंस हैं वो इनके वेटेज को बढ़ाती जा रही हैं। लास्ट फिनांस कमीशन ने 4.5 लाख करोड़ का डिवोल्यूशन तय किया पर्यावरण और इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए। पॉपुलेशन एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के सदर्न जो स्टेट्स हैं और नॉर्थ स्टेट के बीच की खाई गहरी हो रही है, क्योंकि 15वें फिनांस कमीशन के पहले जो जनसंख्या लिया जाता था, पॉपुलेशन लिया जाता था, वो 1971 के पॉपुलेशन को ध्यान में रख करके फिनांस कमीशन अपनी सिफारिश से देती थी। 15वें फिनांस कमीशन ने उसको बदल करके 2011 कर दिया। इसलिए साउथ के जो राज्य हैं, तमिलनाडु वगैरह, उनका विरोध था कि हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए हमने पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग की है, हमने उनको ठीक से मैनेज किया है, तो हमें इसका दंड नहीं मिलना चाहिए। फिनांस कमीशन ने, 15 फिनांस कमीशन ने इस बात का ध्यान रखा और उन्होंने जो फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों का ध्यान, डेमोग्राफिक मैनेजमेंट का ध्यान रखने वाले राज्यों को भी उन्होंने इंसेंटिवाइज किया है, ताकि सभी के लिए विन विन रिलेशन हो सके, किसी को भी नुकसान ना हो। फिनांस कमीशन के सामने चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती तो ये है कि पहले फिनांस कमीशन से लेकर के 15वें फिनांस कमीशन तक सभी ने इस बात की सिफारिश की है कि एक परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो। जो फिनांस कमीशन की सिफारिशें जो सरकार के द्वारा स्वीकार भी कर ली गई हैं, भले वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकार जब एक बार स्वीकार कर लेती है तब तो उसका अनुपालन सुनिश्चित ही होना चाहिए। कहाँ तक उसका अनुपालन हुआ है, एग्जीक्यूशन हुआ है, इस बात की भी निगरानी हो सके। और
रिकमेंडेशन और एग्जीक्यूशन के बीच में जो कुछ भी डेटा कलेक्शन है उसको अगले फिनेंस कमीशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो जो परमानेंट किस्म का हो। सरकार ने अब तक इस बात को नहीं माना है। दूसरी चिंता जो तमिलनाडु के प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन ने व्यक्त किया, जो थोड़ा रिलेवेंट भी लगा, अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो ऑथर्स हैं या उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी चिंताएं, उनके आर्गूमेंट्स को भी समझने की कोशिश की इस कंटेंट को डेवलप करने से पहले, ताकि जो राज्य हैं उनकी चिंताओं के फेवर में जो आर्गूमेंट्स हो सकते हैं वो आपको बताया जाए, ताकि वो आर्गूमेंट जेनेरिक ना हो, कट पेस्ट ना हो, बल्कि थोड़े से वैलिड, रिलेवेंट और इफेक्टिव भी हो। उनका कहना था कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो टर्म ऑफ रेफरेंस पिछले कई फिनेंस कमीशन से सेम रह रहे हैं। एक ही मुद्दे पर सिफारिश की जा रही है, बार बार सिफारिश की जा रही है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए अर्थव्यवस्था की बदलती स्थिति, प्रगतिशील समाज, अलग अलग स्टेट की ज़रूरतें, इन सभी को ध्यान में रखते हुए टर्म ऑफ रेफरेंस को भी कहीं ना कहीं बदलने की आवश्यकता है, उसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की ज़रूरत है। आइए एक एक करके कंटेंट को समझेंगे। पहले आपको दिखाता हूँ PYQ, इससे आपको आइडिया आएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। 2-3 प्रश्न ही पूछे गए इस पर। अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि इंडस वाटर ट्रीटी पर गवर्नमेंट ने कुछ और एक्शन लिया है, पूरी तरीके से शायद उससे विड्रॉ किया है। कुछ दिन पहले हमने इंडस वाटर ट्रीटी पर डिस्कशन किया था और हमने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है फॉर रिव्यूइंग द इंडस वाटर ट्रीटी। अब आज सरकार ने उस पर एक और बड़ा फैसला लिया है। जब कोई बात आपको बताई जाती है कि महत्वपूर्ण है, इसके आने की संभावना ज़्यादा है, 5 स्टार है, तब उसको सीरियसली लिया करो। अभी फ़िलहाल के लिए कह रहा हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। जो भी डिस्कशन लेक्चर लिया है उसको जाकर के ठीक से देख लेना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसको। तो मित्रों, सवाल पूछा, क्या पूछा? ये टॉपिक है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। UPPCS ने पूछा साल 2020 में वित्त आयोग के क्या कामकाज हैं भाई, राजकोषीय संघवाद में इसकी भूमिका क्या है, उसका परीक्षण करो, जांच करो। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, एग्जामिन द emerging role of finance commission for fiscal federalism। क्यों? क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच जम के झगड़ा हो रहा था, कोरोना चल रहा था, गठित कर दिया गया था 2017 में ही, ये रिपोर्ट नहीं दे पा रही थी, बार बार एक्सटेंशन चल रहा था और स्टेट को लग रहा था, सदर्न स्टेट को, कि भाई पॉपुलेशन का पैरामीटर 2011 सेंसस के हिसाब से तय किया जा रहा है, इससे उनका भयंकर घाटा हो सकता है। ऊपर से GST में कलेक्शन कम हो गया था, तो राज्यों को लग रहा था कि GST का कलेक्शन हो गया है और जो कंपनसेशन सेस है उसकी मियाद भी, उसका पीरियड भी खत्म हो रहा है, इससे भी उनका घाटा हो सकता है। फिस्कल फेडरलिज्म को लेकर के कई सवाल उठ रहे थे, स्पेशली फ्रॉम द सदर्न स्टेट। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। 21 में नेक्स्ट ईयर इमीडिएट टू 2020 भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करें। सीधा सीधा सवाल है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, जो आपके टॉपिक में सिलेबस में दिया है। तो ओके फाइन, सीधा सीधा सिलेबस से सवाल पूछा गया। नेक्स्ट, इन 2022 केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में वित्त आयोग की भूमिका। व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड? क्योंकि 2021 में रिपोर्ट सौंप दी थी फिनेंस कमीशन ने, रिलेवेंट बना हुआ था। 2023 में कोई सवाल नहीं पूछा गया संभवतः फिनेंस कमीशन से रिलेटेड। अब इस बात की संभावना है कि 21-22 में लगातार पूछने के बाद 23 में उसने गैप किया है, तो 24 के मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि कैसा भी पूछे आप कर सकें। ठीक है, यहाँ पर भी UPSC और UPPCS में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका कंपाइलेशन भी दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर नेचर के प्रश्न आपको दिखेंगे UPSC में भी। वित्त आयोग कैसे राजकोषीय संघवाद को बना सकता है, उसकी सिफारिशों पे बहुत चर्चा होती है, आलोचनात्मक विश्लेषण करें। जो फिस्कल डेवोल्यूशन है, यानी पैसा जो देता है वित्त आयोग सिफारिश करता है, वो कैसे राज्यों को मदद करता है, सहकारी संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म कैसे मजबूत होगा, ये सब क्वेश्चन बहुत
सामान्य किस्म के हैं। आप इस तरह से भी पढ़ेंगे अगले 30 से 40 मिनट कि आपको वित्त आयोग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न करने में समस्या नहीं होगी, और प्रीलिम का भी आपका टॉपिक ये वाला तैयार हो जाएगा। इंट्रोडक्शन लिख देना। ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करना होगा तो भारत का वित्त आयोग और स्टेट का वित्त आयोग दोनों का जिक्र कर देना। कम कॉम्प्रिहेंसिव लिखना होगा तो आर्टिकल का कोट करते हुए खाली लिख देना कि उसकी क्या भूमिका है, राजकोषीय संघवाद को, समान आर्थिक विकास, ये सब करता है। और ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस के हिसाब से करना होगा तो लिख देना, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन द एरा ऑफ या in the period of continuous evolution of economy and society, and so the relation among the center and states 16th Finance Commission had the responsibility to recommend relevant, effective and as per need of the center and state recommendations। इस तरीके से भी आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं जो कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस के आधार पर होगा। वित्त आयोग कैसे उसका स्ट्रक्चर है, अगर इस पर बहुत बोगस, बहुत बोरिंग सवाल पूछ ही ले, जिसके पूछे के जाने की संभावना 200 साल 300 साल में एक बार है, बट फिर भी पूछ ले, तो भाई आर्टिकल 280 और आर्टिकल 275 का जिक्र कर देना। 280 में है वित्त आयोग के बारे में, 275 है ग्रांट एंड एड वगैरह की जो सिफारिश करता है वो। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा, कुछ मेंबर्स जो राष्ट्रपति तय करे, मतलब नियुक्त करे। संसद जो पार्लियामेंट है उनकी अपने सब पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताती है। इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, प्रीलिम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा देख लेना, इतनी बोरिंग चीज़ें मैं पढ़ाऊँ इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 प्रकार का पैसा ट्रांसफ़र होता है, 2 प्रकार का फिस्कल ट्रांसफ़र होता है। एक होता है जिसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफ़र, समझो थोड़ा ठीक से। ये है पैसा, मान लो 100 रुपये, ठीक है भाई। ये ऊपर के स्टेट हैं, राज्य, और ये है केंद्र, और ये टोटल 100 रुपये। अब 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा राज्यों के हिस्से में 41% रुपये आएंगे, 100 रुपये में 41 रुपये राज्यों को मिलेंगे। 14वें फाइनेंस कमीशन ने इसको 42 किया था, चूंकि जम्मू कश्मीर तब यूटी नहीं बना था। और केंद्र के खाते में जाएंगे 59। तो इसे कहते हैं वर्टिकल, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच जो विभाजन हुआ। अब राज्य को इतना पैसा मिल गया, केंद्र को इतना मिल गया। अब इन राज्यों के बीच में भी यूपी होगा, कहीं बिहार होगा, कहीं तमिलनाडु होगा, तो इनके बीच भी जो बंटवारा होगा आपस में पैसों का, यानी पहला बंटवारा तो केंद्र और राज्य के बीच हो गया, स्टेट और सेंटर के बीच हो गया। इसे कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल पूल। डिविजिबल पूल क्या होता है? डिविजिबल पूल ये होता है मित्र, मान लो 100 रुपये को लाया केंद्र के पास, 100 रुपये में अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो लगभग 33 रुपीज़ आता है, या तो सेस से, या तो सरचार्ज से, या बाकी और चीज़ों से जिसमें राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता। सेस और सरचार्ज का जो पैसा होता है वो डिविजिबल पूल में नहीं माना जाता है। तो पहले 33 रुपये हटा दिया जाएगा, फिर जो बचेगा 67 रुपीज़ वो बंटवारे के लिए उपलब्ध रहेगा, विभाजन योग्य पूल होगा वो। सेस और सरचार्ज में अंतर यह है, लगाती दोनों केंद्र सरकार है, राज्यों का हिस्सा दोनों में नहीं मिलता, लेकिन सेस किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, जबकि सरचार्ज जरूरी नहीं है किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाए। राइट, जैसे एग्रीकल्चर सेस, जैसे ग्रीन सेस, ठीक, जैसे हेल्थ और एजुकेशन सेस इनकम टैक्स के बाद, ठीक है भैया। तो इस तरीके से जो सेस है, स्वच्छ भारत सेस है, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है, जबकि सरचार्ज स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं लगाया जाता है। आपको पता होगा कि भारत में 1 करोड़ या जो भी अभी लिमिट है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, जो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की इनकम वाले लोग हैं उनके ऊपर जितना टैक्स बनेगा उससे ज़्यादा थोड़ा सा टैक्स लिया जाएगा, और उसे टैक्स ऑन टैक्स कहेंगे और उसे सरचार्ज कहेंगे। अब सरकार उस टैक्स ऑन टैक्स को जहाँ चाहे जैसे चाहे यूज करे, जबकि यहाँ पे जो टैक्स बनता है सभी के लिए टैक्स ऑन टैक्स लगता है, और सरकार उसको अगर कह रही स्वच्छ भारत सेस में लगाएंगे, एजुकेशन और हेल्थ में लगाएंगे, तो वहाँ ही यूज करेगी। ठीक है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेस एंड सरचार्ज।
तो डिविजिबल पूल क्या है? सेस एंड सरचार्ज है, आपको समझा। डिविजिबल पूल, जिस पैसे में से राज्यों को हिस्सा मिलेगा, दैट इज डिविजिबल पूल। विभाजन योग्य जो पूल है, निधि है। सेस और सरचार्ज में राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता। सेस विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, सरचार्ज विशेष उद्देश्य के लिए नहीं लगाया जाता है। और राज्य और केंद्र के बीच जो बंटवारा होता है उसे कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन, और राज्यों के आपस में जो बंटवारा होता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज वितरण। ये बेसिक बात है। ग्रांट इन एड, ये सब टर्म आपको थोड़ी इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि मान लो जनरल क्वेश्चन पूछ लिया और नहीं भी पूछा तो भी आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको की टर्म्स पता होना चाहिए। ग्रांट इन एड का मतलब है आर्टिकल 275 में इसका जिक्र है कि मान लो वित्त आयोग ने कहा कि भाई कुछ राज्य ऐसे हैं जो बेचारे बहुत मुश्किल में हैं, उनको कुछ पैसे अलग से दे दो यार इसके अलावा भी, तो वो लोन नहीं होता है, वो बस दे दिया दया करके, और यह डिस्क्रिशन होता है। ठीक है। एक टर्म जो बहुत फेमस है इस वक्त वो है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि जो राज्य कोर्ट्स एस्टेब्लिश करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करेंगे, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ताकि भारत में जो पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट में वो जल्दी निपट सकें। इसके लिए भारत सरकार ने कुछ 2500 करोड़ रुपए फाइनेंस कमीशन के कहने पे दिया राज्यों को। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कुछ मद हैं जिसमें पैसा दिया जाता है। कितना पैसा किस मद में दिया जाता है ये सवाल कभी पूछेगा नहीं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ आपको कुछ कुछ की टर्म बता दिया। ठीक, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा हाँ, जो टर्म ऑफ रेफरेंस होता है मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति जो भी बातें कहती है, जो भी टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि जिन मुद्दों पर अपने विचार, अपने सुझाव, रिकमेंडेशन, पैसे बंटवारे करने, कितना % किस हिस्से में देना है, ये बातें बताती है फाइनेंस कमीशन को। उसी मुद्दे पर, उसी टर्म्स ऑफ पर, उसी रेफरेंस पर फाइनेंस कमीशन अपनी सिफारिशें देता है। इन सिफारिशों को माना जाए ना माना जाए और राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, संसद पर निर्भर करता है। फिलहाल के लिए जो टर्म ऑफ रेफरेंस हैं अलग अलग समय अलग अलग होते हैं, मोरलेस सेम ही होते हैं। पॉपुलेशन, इनकम, डिस्टेंस है, पर्यावरण, यही सब हो रहा है। एक अंतिम जो टर्म ऑफ रेफरेंस होता है वो हर जगह कॉमन होता है, और वो टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब है कोई अन्य भी मामला जो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सिफारिश हेतु प्रस्तुत किया जाए, तो अन्य मामले में सब आ जाते हैं। असली जो खेल होने वाला है वो होने वाला है कि वित्त आयोग के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। और वित्त आयोग तो वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग के समक्ष और चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों को थोड़ा सा हम देखेंगे क्योंकि सवाल बार बार इन पर बन रहा है। ठीक, सबसे पहली चीज तो जो भारत में जो वित्त आयोग है उन वित्त आयोगों का गठन तो समय पर हो जाता है, लेकिन कई बार उनके रिकमेंडेशन को, उनकी सिफारिशों को सरकार मानती नहीं। इट्स अप टू गवर्नमेंट क्यों मानती कि नहीं मानती। तो एक बड़ी समस्या ये भी है। राज्य वित्त आयोग के लेवल पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि राज्य वित्त आयोग में 2024 के पहले तक भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें सिर्फ 15 राज्य ऐसे थे जिन्होंने समय पर वित्त आयोगों का गठन भी किया था और उनको रिन्यू भी किया था। जब 15वें वित्त आयोग ने कहा कि मार्च 2024 के पहले अगर आपने वित्त आयोगों का गठन नहीं कर लिया तो आपको पैसे जो देने वाले हैं वो रुक जाएगा, दिया नहीं जाएगा। यहां देखिए आप, सेट अप स्टेट फाइनेंस कमीशन और लूज फंड्स, हाउ सेंटर्स अल्टीमेटम फोर्स स्टेट टू फॉल इन द लाइन। 2017 में 15वां वित्त आयोग जो था उसने कंडीशन रख दिया कि मार्च 2024 के बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा अगर आपने फाइनेंस कमीशन स्टेट में गठित नहीं किया तो। और स्थिति इतनी खराब है कि अब तक सिर्फ 2024 के पहले तक सिर्फ 15 राज्य ऐसे थे जिन्होंने समय पर टाइमली अपने फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश किया था। तो ये दो मुद्दे जो हैं, टाइमली जो गठन नहीं होता है राज्य वित्त आयोग का, एक वो राज्यों का इसीलिए साथ पढ़ा दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन अगर आ भी जाए उस पर, GS 6 में आ जाए या GS 2 में भी आ जाए तो भी आप कर सकें। अब GS 6 माफ करना, GS 5 में। अब दूसरा, राजनीतिक टकराव जो होता है, राज्य सरकारों को लगता है ऐसा कि जो 41% पैसा दिया जा रहा है फाइनेंस कमीशन की सलाह पर, दरअसल पहले जो 100 रुपये डिविजिबल पूल होता था वो घट करके 67 हो गया है सेस और सरचार्ज के माध्यम से। इसलिए 41% जो बहुत कम है, 41% जो डिवोल्यूशन है, 41% रेवेन्यू का जो बंटवारा है, ये बेहद कम है। इसको बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि केंद्र सरकार हर साल कुछ ना कुछ नया नया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ले आती है
जिसमें राज्यों को भी अपना हिस्सा देना पड़ता है, कई बार 40% तक भी देना पड़ता है। 60-40 का रेशियो जनरली होता है, 50-50 का होता है, 90-10 का भी होता है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से भी राज्यों का पैसा खर्च हुआ है ज़्यादा। दूसरा, कई बार जो पैसे मिलते हैं वित्त आयोग के द्वारा, वो एक पर्टिकुलर मद के लिए, खर्च के लिए मिलते हैं। जैसे मान लो जुडिशियल रिफॉर्म करना है, तो जितना पैसा दिया जाएगा राज्यों से कहा जाएगा वो पैसे जुडिशियल रिफॉर्म में ही लगाओ। और इसका बहुत जोरदार विरोध किया है तमिलनाडु जैसे राज्यों ने। यहाँ पे हाँ, राज्यों को जो ग्रांट दिया जा रहा है, जो पैसा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप खर्च करोगे। ये रुपया आप उदय स्कीम के लिए, जो डिस्कॉम्स के कायाकल्प के लिए लगाया जाना था, उसमें ही खर्च करना, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो शर्तें थोप दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फिनांस कमीशन के द्वारा। इसकी वजह से राज्यों के पास विकल्प बहुत कम होता है कि वो मनचाहा और अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पर वो पैसे खर्च कर सके। तो एक तो पैसा कम दे रहे हो, ऊपर से कंडीशन लाद दे रहे हो। ठीक, बात समझ में आया? दूसरा, जो वित्त आयोग है सिर्फ सलाह दे सकता है, एग्जीक्यूशन करवा नहीं सकता। सलाह उसने दे दिया कि भाई जो स्थानीय निकाय हैं, पंचायत हो या शहरी हो, उनको आप पैसा दीजिए, जो राज्यों को पैसा मिलेगा सीधा उनको जाएगा। लेकिन इस बात का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, इस बात का कोई उपाय ही नहीं है कि वित्त आयोग या कोई भी संस्था इस बात की निगरानी रख सके कि वो पैसा पंचायतों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। दैट्स वाई पहले फिनांस कमीशन से लेकर के 15वें फिनांस कमीशन तक परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के गठन की बात की गई। एक और जो महत्वपूर्ण बात वित्त आयोग के संदर्भ में, आपने देखा होगा कि अभी 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया। अरविंद पनगड़िया उसके चेयरपर्सन। उसमें बाकी जो 4-5 मेंबर्स हैं, उनमें एक मेंबर हैं जो बैंक ऑफ अमेरिका के इंडियन हेड हैं, एक मेंबर हैं जो एक्सिस बैंक या कौन से बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट, एक और मेंबर हैं जो इंडियन काउंसिल फॉर इकोनॉमिक रिसर्च की डायरेक्टर हैं, एक और मेंबर कोई, ये 3-4 मेंबर रिनोन्ड। लेकिन क्या इन इकोनॉमिस्ट को जिनको आपने पैनल में रखा सलाह देने के लिए, whether they hold all the expertise that Indian economy and state need at this time of juncture of time? तो शायद इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट होंगे लेकिन भारत के सभी सेक्टर्स में, भारत की सभी प्रकार की ज़रूरतों का क्या उनको अंदाजा है? भारत का जो डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट है, भारत का जो विकास के संभावनाएं हैं, क्या उनको लेकर के ये सही सलाह दे पाएंगे ताकि भारत की जीडीपी भी ठीक से ग्रो करे, फिस्कल फेडरलिज्म भी मेंटेन रहे, राज्यों के बीच जो विकास है वो भी जस्टिफाइड हो, यूपी भी विकास करे, बिहार भी विकास करे, तमिलनाडु नाराज भी ना हो? क्या इस तरीके की एक्सपर्टीज है? अगर नहीं तो आप एक काउंसिल, आप जीएसटी काउंसिल जैसे आपने बनाया हुआ है उसी तरीके से आप एक काउंसिल बनाइए, फिनांस कमीशन काउंसिल, काउंसिल फॉर फिनांस कमीशन। और अभी विवेक देवराय जो, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे, अनटाइमली क्या, बहुत एज नहीं थी लेकिन ही डाइड। तो प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थी उसके चेयरपर्सन थे वो। मैथोलॉजी में भी बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, इकोनॉमिस्ट तो थे ही शानदार। तो वो कहते हैं कि भाई आप एक जीएसटी काउंसिल को क्या करो ना कि रिपर्पज कर दो, जीएसटी काउंसिल से ही कह दो कि फिनांस कमीशन के लिए काउंसिल का काम करेगी। जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक बहुत सारी संस्थाओं के लिए सेक्रेटरीट का काम करता है, जैसे कि जो ये है ओईसीडी है, ओईसीडी एफएटीएफ के लिए भी, बाकी संस्थाओं के लिए सेक्रेटरीट का काम करता है। तो जीएसटी काउंसिल क्यों नहीं कर सकता है फिनांस कमीशन के लिए सेक्रेटरीट का काम? उसके पास तो सारे टेक्नोलॉजी, सारे रिसोर्सेज। तो वित्त आयोग के पास एक्चुअली में टेक्निकल सपोर्ट, एक्सपर्ट सपोर्ट कम है। मैं नहीं कहूँगा नहीं है, लेकिन कम है। तो भारत के विकास की आकांक्षाएं जो हैं, राज्यों की जो ज़रूरतें हैं, समाज की ज़रूरतें हैं, शायद वो ना पूरी कर पाए। एक और महत्वपूर्ण और चुनौती भरा आर्गूमेंट है, फिनांस कमीशन एक तरफ सिफारिश करता है कि राज्यों को इतना पैसा दे दो, इस क्षेत्र में इतना पैसा दे दो, इस तरीके से और इस कंडीशन पर इतना पैसा दे दो। दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल भी है, नीति आयोग भी है। दिक्कत हो क्या रहा है? दिक्कत ये हो रहा है कि एक जो एक्चुअली में दिक्कत है कि जीएसटी काउंसिल मिलती है, कभी रेट घटा देती है, कभी रेट बढ़ा देती है टैक्स की, तो कभी पैसा कम आएगा, कभी पैसा ज़्यादा आएगा। तो जो फिनांस कमीशन है, अक्सर ये अनुमान लगाने में गलती कर सकता है कि भाई एक्चुअल रेवेन्यू कितना रहने वाला है,
और हो सकता है उसकी जो सिफारिशें हों वो एक्यूरेट ना रहें। तो जीएसटी काउंसिल के होने की वजह से और लगातार पीरियडिकली उनके मिलने और फैसले करने की वजह से, रेवेन्यू कलेक्शन में फ्लक्चुएशन होने की वजह से इट्स रियली टफ फॉर फाइनेंस कमीशन। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं खुद, लेट द ट्रुथ कम फ्रॉम द माउथ ऑफ हॉर्सेस। और अब ये क्या नाम इनका, एनके सिंह साहब, रिनोन्ड एडमिनिस्ट्रेटर एंड क्या नहीं किया इन्होंने, बहुत कुछ किया, ये खुद कह रहे हैं इस बार के लिए 16 फाइनेंस कमीशन के लिए कह रहे हैं क्या चैलेंज होगा। द 16 फाइनेंस कमीशन वुड बी द कोएग्जिस्टेंस ऑफ अनदर परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, द जीएसटी काउंसिल, as the council decision on tax rate changes could alter the revenue calculations made by the commission sharing fiscal resources। तो कह रहे हैं कि भाई पता ही नहीं है एग्जैक्टली कितना कैलकुलेशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन जीएसटी काउंसिल दैट इज रियली डायनेमिक एंड मीटिंग पीरियडिकली। तो इस आर्गूमेंट को भी आप लिख सकते हो। क्या है ना मेरे भाई, कॉपी पेस्ट मारने की बजाय 50 कंटेंट में जो दिया हुआ है वहीं हर कोई छापता है, वहीं चैट जीपीटी का माल छापता है। एनके सिंह को कोट करते हुए अगर आप ये आर्गूमेंट लिख दोगे, एनके सिंह का नाम चिप दो और क्या, उन्होंने खुद बोला है, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, तो लिख दो एज पर 15 फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन एनके सिंह, देयर इज अ acute challenge before finance commission to actually calculate the revenue collection या prospect of revenue collection considering the dynamic nature of decision of जीएसटी काउंसिल, ऐसा कुछ करके आप लिख सकते हैं। सेस और सरचार्ज पे चिंता आप बता ही दीजिए। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड रेवेन्यू शॉर्टफॉल, कई बार महामारी आ गई, जैसे मान लो महामारी आ गई कोरोना जैसी, राज्यों के पास पैसा नहीं बचा था सैलरी देने के लिए। सच बताऊं तो महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को भी शायद सैलरी अपना डिफ़र करना पड़ा था, मैं एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन सैलरी देने में लेट हुआ था या शायद काफ़ी बाद दिया उन्होंने। तो राज्यों के पास महामारी जैसे संकट से जूझने के लिए पैसे ही नहीं बचते, क्योंकि वो रेवेन्यू सरप्लस है ही नहीं अधिकतर राज्य। और यही वजह है कि राज्यों की एक चिंता यह भी थी 15 फाइनेंस कमीशन के समय, 15वें वित्त आयोग के समय, कि एक ग्रांट है जिसको कहते हैं रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट। रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट, राजस्व घाटे की भरपाई करने के लिए ग्रांट दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। तो राज्यों की चिंता, स्पेशली सदर्न जो स्टेट्स हैं, उनकी चिंता ये थी कि भाई जो फाइनेंस कमीशन है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो बजट घाटे का है, हमारे पास जो रेवेन्यू डिफिसिट है, उसको भरपाई करने के लिए जो पैसा रिकमेंड करता है वो बंद कर दे। बट ऐसा नहीं हुआ, ये कंटिन्यू रखा गया। लेकिन चिंता की बात दूसरी है। अगर आप ठीक से इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो डेवलप्ड स्टेट है ना, इन्होंने बहुत बदमाशी की, इन्होंने जम के पैसे खर्च किए हैं, अपना रेवेन्यू डिफिसिट बढ़ाया है और फाइनेंस कमीशन से इनको पैसा खूब मिलता रहा है। नॉर्थ की स्टेट यूपी का अभी भी बजट देखो, रेवेन्यू सरप्लस का बजट है। नॉर्थ की स्टेट ने खर्चा औकात से कम किया है और इसकी वजह से बेचारों को कम पैसा मिला है। तो जो कम खर्च करे, टाइट एक्सपेंडिचर करे, उसको आप पैसे नहीं देंगे। नॉर्थ इंडियन स्टेट के साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, पॉलिसी लेवल पर भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी, हर लिहाज से। अब जब जीएसटी आया, उसमें कहा गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा, थोड़े से पैसे बेचारों को ज़्यादा मिलने लगे। पॉपुलेशन को 1971 से बढ़ा करके सेंसस 2011 का पैमाना निश्चित कर दिया जाएगा फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में, थोड़े ज़्यादा पैसे मिल गए तो साउथ स्टेट को पेट में दर्द होने लगता है। समस्या यही है, फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि जितना तुम कमाओगे उतना ही तुम खर्चा करोगे या उससे ज़्यादा खर्चा करोगे। कई बार तुमको उससे कम खर्चा करना पड़ सकता है, उससे कम तुम्हें मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सदर्न स्टेट बहुत डेवलप हो जाएंगे, नॉर्थर्न स्टेट बिल्कुल डेवलप नहीं होंगे, तो ये न तो कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस के अगेंस्ट है, न एक भारत श्रेष्ठ भारत के अगेंस्ट है। और वो छोड़ भी तो जाने दो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कोई नेशनलिज्म की बात नहीं करनी है, तो भी सदर्न स्टेट की जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाने में चीप लेबर का क्या रोल नहीं रहा है? क्या रॉ मटेरियल का रोल नहीं रहा है? क्या यहाँ के जो वाइट कलर ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनका रोल नहीं रहा है? अगर रहा है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी का, एफडीआई का रोल नहीं रहा है? रहा है ना? तो निश्चित तौर पे नदर्न स्टेट शुड आल्सो बी कंपनसेटेड कंसिडरिंग दैट फैक्ट। तो ये उनका आर्गुमेंट जो सदर्न स्टेट का, तो फालतू है, बिल्कुल भी टेनेबल नहीं है। और जो एक पॉइंट आपको बताया था कि राज्य वित्त आयोग
का गठन ही नहीं होता। ये सही बात है कि राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत रद्दी किस्म का है। सेकंड एआरसी ने भी काफ़ी कुछ बोला है। राज्य एक्चुअली ठीक से काम नहीं करते। कुछ राज्य को छोड़ दिया जाए, केरला वगैरह शानदार काम करते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं, 20-30% के बीच उनको रेवेन्यू भी देते हैं लोकल बॉडीज़ को। लेकिन बाकी स्टेट, स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट, उन्होंने तो लोकल बॉडीज़ को ऐसे लग रहा है मतलब ग्रांटेड ले लिया है कि भाई 73rd 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, क्या मुसीबत आ गई। आज भी अभी मतलब ये बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा, कहना नहीं चाहिए। अभी कहीं पढ़ा अखबार में, एक नेता ने बोला कि आजकल के क्या पॉलिटिक्स है, विधायक डीएम के पैर छूते हैं। कितनी चिंता की बात है कि आज भी चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि है लोकल बॉडी का, उसको डीएम के पास जाकर के फंड के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, और डीएम उसको हड़काता है। आपने पंचायत मूवी देखी होगी, डीएम मैडम कैसे हड़का रही हैं, और बाद में मंजू देवी पलटवार करती हैं कि मैं चुनी हुई जनप्रतिनिधि थी। डीएम की औकात कैसी है कि वो एक जनप्रतिनिधि को इस तरीके से बात करे। भारत में अंत में जो जनता की मर्जी है वही सबसे सुप्रीम होनी चाहिए, और ये तब होगा जब आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, जब भी आप लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करेंगे, जब लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा एम्पावर्ड करेंगे। आप उनको एम्पावर ही नहीं कर रहे हो, आप उनको फाइनेंशियल डिवोल्यूशन की पावर ही नहीं दे रहे हो, आप उनको खर्च करने के लिए डीएम पर डिपेंडेंट बना दे रहे हो। हाँ, करप्शन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो सोशल ऑडिट से किसने रोका है? पंचायत को और मजबूत करने के लिए, और उसको उसकी फैब्रिक को और मजबूत करने के लिए प्रधान ही सारा डिसीजन क्यों ले? उसमें और चुने हुए जनप्रतिनिधि ऐसे हों जिनके रिकमेंडेशन के आधार पर ही प्रधान कोई फैसला ले सके। इस तरीके से आप मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कीजिए। आप जियो टैगिंग कराइए प्रोजेक्ट्स का, आप सोशल ऑडिट कराइए, आप इंडिपेंडेंट ऑडिट कराइए, फिजिकल ऑडिट कराइए, और फिर आप देखिए करप्शन कैसे नहीं रुकता है। तो आप प्रॉब्लम को दूर नहीं करेंगे, बल्कि जो प्रॉब्लम है उसके बहाने आप नई प्रॉब्लम होने देंगे। यही वजह है कि सिर्फ 15 राज्यों ने 5वां या 6ठा फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया है, बाकी राज्य दूसरे तीसरे में अटके हुए। दिस इज रियली मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, अब सजेशन ले लो। वित्त आयोग को कैसे और प्रासंगिक बनाया जा सकता है, केंद्र राज्य संबंध को भी बेहतर करे, अर्थव्यवस्था में भी डेवलपमेंट लाए, उसके बदलाव के अनुकूल, संघवाद की भावना के अनुकूल क्या सुझाव दे सकते हो? सजेशन टू मेक द फाइनेंस कमीशन मोर रिलेवेंट, अडेप्टेबल टू ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी एंड द फेडरलिज्म। पहला काम करो भाई कि इस संस्था को, फाइनेंस कमीशन को ना थोड़ा रोबस्ट बनाओ, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इसका अच्छा करो। चाहो तो क्या करो, फाइनेंस कमीशन जो है ना, इसकी जो रिकमेंडेशन है उसको लीगल बना दो। मतलब उसकी रिकमेंडेशन, जो उसके सुझाव है ना, उसको बाध्यकारी बना दो, ताकि सरकार उसको इग्नोर ना कर सके। तो शायद ज़्यादा फ्री होकर के वो रिकमेंडेशन दे पाएंगे। टाइम पे उनका गठन भी सुनिश्चित करो। ये हैं जो तमिलनाडु की प्लानिंग कमीशन है, उन्हीं के चेयरपर्सन है ना। तमिलनाडु स्टेट प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं। अब इनके आर्गूमेंट वैसे तो पॉलिटिकल हैं थोड़े थोड़े, इसलिए सारे पॉलिटिकल आर्गूमेंट को नहीं पकड़ेंगे। ऐसा आर्टिकल को शेयर कर दिया आपको, देख लीजिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ा अच्छा कहते हैं, जो मैंने पढ़ने के बाद में वहाँ से निकाल लिया। वो कहते हैं कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस है ना, उन्हीं के शब्दों में अगर मैं ठीक से आपको पढ़ के बताऊं, तो वो कह रहे हैं कि कहते हैं कि the term of reference of every finance commission retained almost all items in the previous term of reference। कह रहे हैं कि भाई वो टर्म ऑफ रेफरेंस जो है बदलता ही नहीं। इकोनॉमी बदल गई, सोसाइटी बदल गई, रिलेशन सेंटर स्टेट के बदल गए, बट द टर्म ऑफ रेफरेंस इज सिमिलर, कीप गोइंग कीप गोइंग। तो कम से कम उसको परिस्थिति के हिसाब से आप रेलिवेंट बनाओ। ठीक। सो इस रिकमेंडेशन को भी आप एक डायमेंशन बना करके ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं और उनकी इतनी समझ है, तो एक आर्गूमेंट उनसे भी आप ले लो। और इसमें कुछ पॉलिटिकल नहीं, टर्म ऑफ रेफरेंस का समय के साथ विकास करो, इवॉल्विंग। अच्छा, टर्म ऑफ रेफरेंस को टर्म ऑफ रेफरेंस ही लिखना, हिंदी माध्यम के मित्रों। सयाना मत बनना, इसके लिए कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ शब्द ले आना। ठीक है, यही लिखना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे गाली जिसको देना है देता रहे, लेकिन आप लिख के आना। ठीक है। और रिवीजन करते वक्त खाली इतना पढ़ लेना, बहुत ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की, इसलिए लिख दिया है ताकि कम से कम एक बार, पहली बार पढ़ लोगे तो तुमको समझ में आएगा मास्टर क्या बोल रहा था। अगला, वित्त आयोग के सुझाव और उन पर अमल की निगरानी, मतलब एग्जीक्यूशन हुआ या नहीं,
डेटा कलेक्शन आदि हेतु अस्थायी प्रशासनिक ढांचे का विकास। अंडरलाइन कर दिया है, इटैलिक भी कर दिया है, जो काम की चीज़ें हैं पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत। क्रिएशन ऑफ अ परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टैब्लिशमेंट फॉर फाइनेंस कमीशन टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन एंड टू कलेक्ट रियल टाइम डेटा ऑन फाइनेंसेस एंड अदर इशूज, ताकि आप एक ऐसा प्रशासनिक स्ट्रक्चर बनाओ ताकि पता करे किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है, डेटा वगैरह भी कलेक्ट करो ताकि उसके आधार पर आप निर्णय ले सको। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि भाई आपसे सरचार्ज को लगाते जाओगे, एक तो लिमिट होगी, एक तो कहीं तो होगा टनल का एंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बात को तय करना चाहिए कि सेस और सरचार्ज के माध्यम से राज्यों का वो हक न मारे। ठीक है, और राज्यों को वित्त आयोग के गठन के लिए भी इंस्पायर करना चाहिए। पंचायत और स्थानीय जो निकाय हैं जिनको 15 फाइनेंस कमीशन ने अच्छा खासा पैसा दिया, उनको भी ठीक से डिवोल्यूशन ऑफ फंड जारी किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, फंड फंक्शनिंग में इन्वेस्टमेंट किया जाए। राज्यों को ग्रांट और जो ग्रांट इन एड है उसके लिए कंडीशन कम किया जाए, राज्यों को डिस्क्रिप्शन दिया जाए ताकि वो पैसे अपने हिसाब से खर्च कर सके। एक जो महत्वपूर्ण डायमेंशन इसमें लिखा है जो मुझे पसंद आया पर्सनली, चूँकि की टर्म्स भी इसमें है, और अगर की टर्म्स आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देता है। और हमारे जो वो हैं हिंदी वाले मित्र हैं, इसको हरित राजकोष या राजकोषीय हरित जैसा शब्द मत लिखना, ग्रीन फिस्कल लिख के आना, ग्रीन फिस्कल ब्लूप्रिंट लिख के आना। दिस इज कीवर्ड। मैं जानता हूँ, मैं पहली जैसे मैंने 2024 में कहा कि भाई पढ़ लो कॉन्सेप्चुअल, रटो मत। अब समझ में आ रहा है, अभी भी कह रहा हूँ, भविष्य जो है ना वो ग्रीन फिस्कल ब्लूप्रिंट का है देवनागरी में, हरित राजकोषीय मसौदे का नहीं है। लिख के आना ऐसे, तुम्हें 2 नंबर कम मिलेंगे चलेगा, आने वाली पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। करो, त्याग कर लो। ग्रीन फिस्कल ब्लूप्रिंट का निर्धारण मतलब एनवायरनमेंट के लिए लगातार डिवोल्यूशन बढ़ रहा है, फ्रॉम 7.5% ऑफ recommended by 14 फाइनेंस कमीशन टू 10% इन 15 फाइनेंस कमीशन वर्थ टू 4.5 लाख करोड़। तो किस आधार पर, किस लिए ये पैसा मिलना चाहिए, फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों को लागू करना चाहिए, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट बना लो। और राइटर वहीं लिखती हैं, टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, जो कि क्लाइमेट चेंज तो नेक्स्ट जनरेशन की प्रॉब्लम है, इस जनरेशन की भी प्रॉब्लम है। फाइनेंस कमीशन को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, इसके लिए पैसा देना चाहिए, लेकिन वो पैसा इस तरह से हो ताकि हम ठीक से क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएँ, मैनेजमेंट कर पाएँ। ठीक है, इसके लिए टर्म यूज करते हैं ग्रीन फिस्कल ब्लूप्रिंट। आर्टिकल लिख दिया है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ लेना, स्पेशली जो इस बार मैं ना दे रहा हूँ, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। एक राजकोषीय ब्लूप्रिंट जो आर्थिक विकास का पर्यावरण की जरूरतों के हिसाब से सामंजस्य स्थापित करे। ठीक है भाई, तो ये सब हैं जिससे फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग बहुत रिलेवेंट, बहुत इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव हो सकेगा। अब क्या करूँ, अंत में कंक्लूजन। आप लोग कहते थे कि भाई कुछ कमेटी, कमीशन, ये सब लिखो। GS2 में कमेटी, कमीशन का बहुत रोल होता है, आर्टिकल्स का बहुत रोल होता है, तो लिख दिया है, द फाइनेंस कमीशन प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म, its recommendation reflect changing economic need, emphasize fiscal discipline, thereby creating a balancing wheel of fiscal federalism. The Finance Commission should make recommendations in the long-term national economic and federalism interest, as suggested by Dr. P.B. Rajmannar, Chairman of the 4th Finance Commission. वित्त आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है या राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देता है। इसकी सिफारिशें बदलती आर्थिक आवश्यकताओं को, जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन किया वैसे तुम भी एग्जाम में अंडरलाइन करना, प्रतिबिंबित करती और राजकोषीय अनुशासन पर बल देती, जिससे वित्तीय संघवाद का संतुलन बना रहता है। वित्त आयोग को दीर्घकालिक राष्ट्रीय आर्थिक तथा संघवाद के हित में सुझाव देना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर PB राजमन्नार ने सुझाव दिया था, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब क्या करना है, अगर आपके पास समय नहीं है तो ये खा जाने का, छोड़ देने का, सिर्फ इतना, वित्त आयोग को दीर्घकालिक राष्ट्रीय आर्थिक तथा संघवाद के हित में सुझाव देना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर राजमन्नार ब्रैकेट में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने सुझाव दिया था। बस इतना कर दो खाली, बहुत, एक लाइन का कंक्लूजन लिख देने का। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इससे आप कर सकोगे जो भी हमने बातें की। वैसे तो इसमें कुछ और चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस को भी क्वेश्चन आंसर के टाइम में PYQ के साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। 16वें वित्त आयोग का गठन कर लिया गया। प्रीलिम के मित्रों को पता ही है, रट चुके होंगे अब तक, वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल का कंपाइलेशन आ गया होगा। हम लोगों ने एक टर्म सुना करते थे प्रिपरेशन में, मगअप कर लेंगे सारा डेटा। मतलब मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि भाई कंसिस्टेंसी का, डेली रीडिंग का और ठीक से समझने का कोई अल्टरनेटिव है क्या। इतनी मोटी आप करंट अफेयर पढ़ोगे, आयोग ने अगर थोड़ा भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया तुम खत्म हो गए, क्योंकि वन लाइनर पढ़ने का कॉन्सेप्ट इतना प्रिवेल कर रहा है इस UPPCS में
हम तो कह रहे हैं कि करंट अफेयर में इस बार सही में मतलब गेम कर देना चाहिए उसको। जिसको नहीं समझता वो बना दे एग्जाम। क्यों सिर्फ रटना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्यों ये रटना नहीं है टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है? मतलब समझना है। तो 16वां वित्त आयोग का गठन कर दिया गया आर्टिकल 280 के तहत। अब 21 से 26 रिकमेंडेशन है 15 फाइनेंस कमीशन की। 1 अप्रैल 2026 से 16 फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें लागू हो जाएंगी अगले 5 सालों के लिए। ठीक है भाई। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है? 4 टर्म ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं 16 फाइनेंस कमीशन को। कितने टर्म ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं? 4। वो 4 टर्म ऑफ रेफरेंसेस जनरली वही हैं जो पहले दिया जाता था। ठीक है। एज पर द टर्म ऑफ रेफरेंस द फाइनेंस कमीशन शैल मेक रिकमेंडेशन एज टू द फॉलोइंग मैटर्स। क्या क्या? राज्य और यूनियन यानी कि संघ और राज्य के बीच में किस तरीके से नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स, जो टोटल डिविजिबल पूल में पैसा है, उसको कितना और कैसे बांटा जाए। ठीक। और फिर राज्यों के बीच में कैसे बांटा जाए। फिर ग्रांट इन एड कैसे रेवेन्यू में दिया जाए, किस राज्य को कितना एड दे देते हैं, बेचारा कमजोर है, गरीब है, जैसे बिहार को 2 लाख करोड़ दे दिया उस तरीके से। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है भाई। और बाकी कोई और मामला जो राष्ट्रपति बोले फाइनेंस कमीशन को, वो केंद्र और राज्य के बीच शुद्ध राजस्व का वितरण कैसे हो, कितना हो, और ग्रांट इन एड कैसे दिया जाए, लोकल बॉडीज हैं और बाकी मसले ये सब है। ठीक। ओके। अब 16वें वित्त आयोग को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, ये जानबूझ करके टॉपिक शामिल किया है, जानबूझ करके ये डायमेंशन शामिल किया है, क्योंकि क्या पता कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेसिव और एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन बनाना शुरू करे वो। तो अलाउ मी अ मिनट। तो ये डायमेंशन इसलिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में हो तो कम से कम पूछ ही लेगा कि 16वें वित्त आयोग को संघवाद, राजकोषीय संघवाद, इकोनॉमिक ग्रोथ या बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के मुद्दों को कंसिडर करना चाहिए, किन प्रकार की चिंताओं पर ध्यान रखना चाहिए, या 16वें वित्त आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। इस तरीके से सवाल अगर बना दे, जिनके बनाने की संभावना कम ही है बट फिर भी बना दे, तो यू मस्ट हैव सम पॉइंट्स। समस्या यह है कि 16वें वित्त आयोग के सामने जीएसटी आ गया है। अब जीएसटी आ गया है तो अब कर उन राज्यों से वसूले जाते हैं जहाँ वस्तुएं सेवाएं उपभोग की जाती हैं, उत्पादन नहीं होता। पहले क्या होता था? तमिलनाडु ने फैक्ट्री में उत्पादन किया है, टैक्स लगाया, उनका टैक्स हो गया, क्योंकि वो जहाँ प्रोडक्शन है वहाँ पे टैक्स का ओरिजिन होता था। आज इससे दूसरी डेस्टिनेशन पे टैक्स, सामान किसी ने भी बनाया हो, जो कंज्यूम कर रहा है, टैक्स का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ होगा। इसलिए अब इस तरीके से भी जो डिवीजन है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मज़े की बात यह है कि आर्टिकल जो लिखने वाले हैं वो साउथ इंडियन है राइटर। ठीक। तो उन्होंने इस तरह से आर्गूमेंट दिया है ताकि साउथ इंडियन की जो भावनाएं हैं, जो साउथ इंडियन की ज़रूरतें हैं, वो ज़्यादा, उनकी इंटरेस्ट ज़्यादा सर्व हो सके। बट आर्गूमेंट तो मज़ेदार है, इसलिए इसको शामिल कर लिया। ठीक है। पहला आर्गूमेंट बहुत पॉलिटिकल था तो उसको हटा दिया। इम्पैक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म। भाई राज्य को 41%, केंद्र को 59% दे दिया, लेकिन राज्यों के बीच भी और इवन इंट्रा स्टेट भी, लोकल बॉडीज के साथ भी किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म को इंश्योर करने के लिए भी फाइनेंस कमीशन को अपनी सिफारिशें देनी चाहिए। ठीक है। डिविजिबल पूल, आईजीएसटी जैसी चीज़ें हैं, 2 राज्यों के बीच में व्यापार हो रहा है तो उसमें से जो टैक्स आता है जीएसटी का, सेस और सरचार्ज की जो स्थिति है, तो डिविजिबल पूल यानी कि कितने राशि में से टैक्स को बांटा जाएगा। अभी है सेस सरचार्ज निकाल दिया, आरबीआई को कुछ फीस और कुछ इनकम हो रही है उसको भी हटा दिया, उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं डाला गया तो उसको हटा दिया। तो डिविजिबल पूल को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा पैसा राज्यों को मिल सके। कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, जीएसटी की एक चुनौती ये सामने दिख रही है कि भाई राज्य भी टैक्स वसूल रहा है, केंद्र भी वसूल रहा है। ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शन का चार्ज है, टैक्स कलेक्शन की जो लागत है, जिसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में एक्सपेंसेस ऑन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन,
कर प्रशासन की जो लागत है भारत में 2% के आसपास एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेंबर, बट भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट लागत है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे लागत को कम करना है, इसके लिए भी सुझाव देना चाहिए। स्टेट की स्थिति जो है उनको लेकर के भी जीएसटी कंपनसेशन स्कीम, जिसके बारे में मैंने एक बार बात भी किया था 2 दिन पहले शायद, कि भाई जब जीएसटी लाया गया तो डेवलप्ड स्टेट ने कहा और बाकी स्टेट ने भी कहा कि हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है 14 से 15% के आसपास हर वर्ष बढ़ जाता है रेवेन्यू हमारा, तुम जीएसटी ले आओगे और अगर 14-15% के आसपास ना बढ़ा, क्योंकि 20-20% तो बैट सेट टैक्स सब लगा रहे हैं, टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट, और मान लो हमारा टैक्स ना बढ़ा तुम्हारे जीएसटी के चक्कर में, तो क्या करोगे? तो केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, उतना हम तुम्हारे घाटे की भरपाई कर देंगे, और इसके लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया और उस सेस का जो पैसा आया उस सेस के पैसों को उठा करके राज्यों को दे दिया। दिक्कत तो तब हो गई जब कोविड आ गया, कुछ ही साल बाद। कोविड आने की वजह से वो पैसा जो जीएसटी में पैसा था वो बहुत श्रिंक हो गया, कम हो गया, तो राज्य चिल्लाने लगे कि भाई देखो जीएसटी में 14% की ग्रोथ रेट, सॉरी नॉर्मल हमारा बैट जब था, हमारा जब नॉर्मल स्टेट टैक्स था तो 14-15% की ग्रोथ रेट थी, अभी तो देखो जीएसटी के चक्कर में 30% 40% डाउन चल रहा है। तो केंद्र ने कहा अरे भाई 30-40% डाउन चल रहा है, कोविड होता और जीएसटी नहीं भी होता तो क्या राज्यों का टैक्स कलेक्शन कम नहीं होता? बिल्कुल होता, स्वाभाविक था। केंद्र सरकार की वजह से थोड़ा टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, तो कोविड की वजह से टैक्स कलेक्शन कम हुआ है। तो टैक्स कलेक्शन जब कम हुआ है उसके पीछे केंद्र सरकार नहीं रिस्पॉन्सिबल है, वाई केंद्र सरकार विल कंपनसेट यू। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने ध्यान रखा और जीएसटी कंपनसेशन को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, आरबीआई से पैसा लेके स्टेट को दे दिया और बोला आरबीआई को हम देते रहेंगे, लाइक दैट। तो 2026 में जीएसटी कंपनसेशन सेस फिर से खत्म हो रहा है, 17 से 21, 21 से 26 तक था। अब आगे उसको रखना है नहीं रखना, उस पर भी आप रिव्यू कर लो। और जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया, मान लो 100 रुपये आया, उसमें से 80 रुपये राज्यों को दे दिया गया, चूँकि 80 की ही उनको ज़रूरत थी। तो 20 रुपये जो बचा उसका क्या करोगे भैया? क्या केंद्र अपने पास रख लेगा उसको भी? और सबसे महत्वपूर्ण जो सुझाव इसमें मुझे लगा वो लगा इंस्टीट्यूशनल लिंक बिटवीन जीएसटी काउंसिल एंड फाइनेंस कमीशन। क्योंकि जीएसटी काउंसिल के निर्णय से कैलकुलेशंस अफेक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, और खुद उन्होंने कहा एक्स फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन एनके सिंह ने, तो उनके बीच एक फॉर्मल रिलेशन एस्टेब्लिश करो सो दैट दोनों अवेयर रहें कि किस तरीके से डिसीजन लेने हैं। ठीक है, ऐसे टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर के भी उनको सोचना पड़ेगा, कुछ आर्गूमेंट्स हैं, आर्टिकल्स उनको पढ़ लीजिएगा। तो ये सब कुछ फाइनेंस कमीशन के बारे में था। अब जो सवाल है ना मित्रों, उनको डालो तुम लिख, और लिखो मत, चाहो तो तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके खाली हेडिंग पॉइंट जनरेट कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम कर लो, इससे तुम्हारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता रहेगा, जो बीच में थोड़ा रुक गया था, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो कितने मिनट देते हैं, लिखोगे या फिर खाली ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे? बोलो क्या करोगे? कितने लोग लिखने के फेवर में फुल फ्लैश 7 मिनट दें उनको? हाथ उठाइए। कितने लोग लिखने के फेवर में? बस 2 ही लोग लिखने के फेवर में। और कितने लोग नहीं लिखने के फेवर में, खाली बस पॉइंट लिखेंगे? तो 5 लोग, तो बाकी 43 लोग किस फेवर में? कितने लोग किसी फेवर में नहीं? छोड़ दिया जाए इस फेवर में, जो छोड़ दिया जाए उस फेवर में है कि माफ़ करो, कितना त्रास दोगे आप, वो हैंड रेज कर। मेरी क्लास में हो क्या रहा है आजकल? मतलब ये जो लोग आते हैं, पहले तो आते नहीं लोग आजकल, इग्नोर कर रहे हैं मुझे। दूसरा, जो लोग आते हैं वो लोग सोते रहते हैं क्या? क्या कर रहे हैं? हैंड रेज भी नहीं कर रहे हैं, बोलने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ। आंसू कहाँ हो? अभिषेक, आकाश, अमित, अंजलि, लिखना है नहीं लिखना है? ठीक है, करो ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, 2 मिनट दे रहा हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग का। सोचो अच्छे से, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सोचो, आर्गूमेंट सोचो, इधर उधर दाएं बाएं, कंक्लूजन, इंट्रो, सब। फिर आके तुमसे बात करूँगा। आपको देता हूँ पूरे 2.5 मिनट। 11, 17, 18 पे मिल रहे हैं अपन। वित्त आयोग के कार्य क्या हैं? राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की जांच करें। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन? एग्जामिन इट्स emerging role
इन फिस्कल फेडरलिज्म। एग्जामिन कह रहा है थोड़ी सी बुराई, मतलब बुराई तो नहीं, लिमिटेशन भी बता देना। ठीक, एग्जामिन करने का मतलब थोड़ा चैलेंजेस जो है, लिमिटेशन जो है बता देना। पहले तो काम क्या है, फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, क्या काम है, इतना सारा कुछ बताया। सेंटर स्टेट के बीच रेवेन्यू, डिविजिबल पूल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकली हॉरिजेंटली, जो भी टर्म ऑफ रेफरेंस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा उसके हिसाब से रिकमेंडेशन देना, ग्रांट एंड एड के लिए भी सिफारिशें देना, स्टेट की डेवलपमेंटल चैलेंजेस को कंसीडर करके उसके लिए भी सिफारिशें देना, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटीज को ध्यान में रखना, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोनॉमिक ग्रोथ और बाकी सोशल पैरामीटर्स को भी कंसीडर करना, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे नए चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज जैसे नए चैलेंजेस को लेकर के भी सिफारिशें देना, फिस्कल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद को मेंटेन रखना, उसको रोबस्ट बनाए रखना। तो ये सब जो है इंसेंटिव दे करके इंस्पायर करना अलग अलग स्टेट को, सो दैट द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आल्सो हैपन। इस तरीके से ढेर सारे काम है उसके। आर्टिकल 280, 275 है, सब कोट कर देना। राजमन्नार के चौथे फाइनेंस कमीशन के जो हेड थे उनकी लाइन कोट कर देना, एनके सिंह की लाइन कोट कर देना, और क्या करना है। अब जो दूसरा हिस्सा था, राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म के लिए जो उभरती भूमिका है। फिस्कल फेडरलिज्म को समझाओ एक लाइन में। राज्य और केंद्र के बीच में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रेवेन्यू के पावर है, फिस्कल जो कैपेसिटीज हैं, जो पावर्स हैं, उनको बैलेंस करना ठीक से, सो दैट स्टेट के इंटरेस्ट भी सर्व हो, सेंटर के इंटरेस्ट भी सर्व हो, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ईच अदर्स इंटरेस्ट। इसलिए फाइनेंस कमीशन बैलेंसिंग एक्ट का काम करता है, बैलेंसिंग व्हील का काम करता है, जैसे राजमन्नार ने बोला। कैसे काम करता है कि भाई जिस राज्य को ज़्यादा ज़रूरत है, हिली स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, who are unable to fulfill their own financial requirements with their own tax revenue, उनको सपोर्ट करता है। डेवलप्ड जो स्टेट हैं, सदर्न स्टेट हैं, उनकी एस्पिरेशंस, उनके कंट्रीब्यूशन को भी रिकॉग्नाइज करता है। जैसे उन्होंने पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा काम किया, उसको रिकॉग्नाइज करके उसका वेटेज डिसाइड किया फाइनेंस कमीशन ने। अगर उसका वेटेज न डिसाइड करता तो नाराज़ हो जाते, कहते हमने इतना अच्छा काम किया, तुमने हमारा कंसिडर ही नहीं किया, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, क्या फ़ायदा। उत्तर प्रदेश और बिहार वाले भी खुश रहे, इसके लिए 71 से सेंसस का पैमाना हटा करके 2011 कर दिया, वो भी खुश रहे। तो सबको खुश करने के लिए, सबको बैलेंस करने के लिए, ज़रूरतें भी बैलेंस करने के लिए, एस्पिरेशन भी बैलेंस करने के लिए, इंसेंटिव भी देने के लिए, इंस्पायर भी करने के लिए, यूनियन को भी पैसा बचा रहे, स्टेट को भी पैसा बचा रहे, ये सब करने के लिए जो फिस्कल बैलेंस चाहिए, फिस्कल कॉपरेशन चाहिए, उसके लिए आर्किटेक्चर का काम करता है फाइनेंस कमीशन। बट चैलेंजेस हैं उसके सामने। पहला, पॉलिटिकल कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन दिखता है कई बार फाइनेंस कमीशन के पास, बिकॉज इट डजंट हैव एनी लीगल मैंडेट टू एग्जीक्यूट इट्स ओन रिकमेंडेशन या मॉनिटर भी कर सके। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस बताया ही था, एक्सपर्ट टेक्निकल इशूज थे। इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन है, वो फाइनेंस कमीशन के जो कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे सजेशन दिया गया था कि डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट डिविजिबल पूल में से पहले ही अलग कर लो, और उसके बाद में बाकी पैसा राज्यों के बीच में, स्टेट के सेंटर के बीच में बांटो वर्टिकली। पर उसको लेकर के फाइनेंस कमीशन सहमति नहीं बना पाया, बिकॉज स्टेट आर प्रोटेस्टिंग, अपोजिंग, कि भाई सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और ये सब मामला सेंटर का है, अपने हिस्से से पैसा खर्च करें ना। हम पुलिस वगैरह के लिए पैसे कहाँ मांगते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहाँ पैसे मांगते हैं, कोई बहुत ज़रूरत ना हो तो सेंटर को क्यों लेना चाहिए इसमें से, सेंटर अपने हिस्से से खर्च करे। उस पर सहमति नहीं बन पाई, ना सेंटर ने खर्च किया अलग से, ना ही डिविजल पूल में से डाला गया। नदर्न और सदर्न स्टेट के बीच जो डिवाइड देखा, नॉर्थ साउथ डिवाइड जो देखा जा रहा है,
स्पेशली फिस्कल इशूज को लेकर के, उसके लिए भी फाइनेंस कमीशन कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि बात फिस्कल फेडरलिज्म की हो रही है, राजकोषीय संघवाद की हो रही है, इसलिए राज्यों और केंद्र के बीच जो इशूज है उनको रेखांकित करना पड़ेगा। पॉपुलेशन, इनकम डिस्टेंस, डिविजिबल पूल, सेसर, सरचार्ज, ये ऐसे बर्निंग इशूज हैं जिनको लेकर के भी राज्य और यूनियन के बीच में सहमति नहीं है। इसको लेकर भी फाइनेंस कमीशन कुछ नहीं कर पाया। एक टर्म यूज होता है फिस्कल प्रूडेंस, और फिस्कल प्रूडेंस बार बार हर फाइनेंस कमीशन के, विवेक देवराय ने अच्छा क्रिटिसिज्म इस पे किया था। फिस्कल प्रूडेंस क्रिटिसिज्म नहीं किया था, कुछ ऐसे आर्गूमेंट थे उनके, क्रिटिसिज्म क्यों करेंगे, वो भी गवर्नमेंट के हिस्सा थे। तो फिस्कल प्रूडेंस जो है, हर बार फाइनेंस कमीशन का जो पिछला वाला रिपोर्ट था 3 वॉल्यूम में, हर बार फिस्कल प्रूडेंस जैसे टर्म यूज किए जाते हैं कि इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो। लेकिन फिस्कल प्रूडेंस होगा क्या? फिस्कल प्रूडेंस है क्या एक्चुअली? राजकोषीय विवेक है क्या? ये सेंटर के हिसाब से तय कर देता है फाइनेंस कमीशन। राज्यों की रिकमेंडेशन को, राज्यों के लिए जो फिस्कल प्रूडेंस है उसका ध्यान नहीं रखता। तो ये जो चैलेंज है फिस्कल फेडरलिज्म के लिए, ये भी फाइनेंस कमीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। यही सब। कोई और पॉइंट किसी ने लिख दिया हो जो इतना शानदार हो कि कभी सुना ही ना हो किसी ने, तो बताइए। ऐसे आप लोगों का मौन व्रत है शायद, फिर भी बोल दो, बोलो भाई। शानदार तो नहीं है, लेकिन सर पब्लिक डेट मैनेजमेंट भी रहता है ना सर। हाँ इसमें एनकेस में। हाँ, इसके लिए कंडीशनल काफ़ी पैसा, फिस्कल प्रूडेंस जो मैंने बोला, राजकोषीय विवेक के अंतर्गत ही जो फाइनेंस कमीशन है वो राज्यों को बोलता रहता है कि अपना फिस्कल जो एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा सा कम करो, अच्छे से करो, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप एफआरबीएम की पॉलिसी के परव्यू के अंडर ही अगर आप काम करेंगे, अपना रेवेन्यू डिफिसिट कम रखेंगे, फिस्कल डिफिसिट कम रखेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट, पब्लिक जो फिनांस मैनेजमेंट है या फिस्कल मैनेजमेंट है, इसको लेकर के भी सुझाव दे सकता है। अच्छा पॉइंट है आपका, दैट्स रियली गुड पॉइंट। और कोई पॉइंट है आपका इसमें? सर नहीं सर, बाकी तो सब आपने डिस्कस कर अच्छा लिया। पॉइंट है, ये टर्म भी आप यूज कर सकते क्या हैं। चैलेंजेस के साथ रिफॉर्म भी बता सकते हैं? 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो कितना बता दोगे? फिर तुम 3 क्वेश्चन छोड़ के आओगे। जन विश्वास बिल जबरदस्ती का कुछ भी मत छिपो यार। फाइनेंस कमीशन है तो उसी के आसपास डिस्कस करो। पहली चीज़ तो जरूरत नहीं है वे फॉरवर्ड की, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए कह रहा है। अगर आपको सजेशन देना है वे फॉरवर्ड का तो कंक्लूजन में दे दो, या अगर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए ना बोलता, फिस्कल फेडरलिज्म के लिए कैसे रोल निभा सकता है, टिप्पणी करो या डिस्कस करो, तो आप वे फॉरवर्ड बता देते। अंत में 2 से 3 डायमेंशन ही डिस्कस हो सकता है। 12 नंबर का क्वेश्चन तो 3, 8 नंबर का तो 2, नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन छूटेगा। फिर एक क्वेश्चन तुमने सबसे महान आदर्श आंसर लिख दिया, उसमें 1 नंबर ज़्यादा पा जाओगे, 1.5 नंबर। दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा तो 4 नंबर चला जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। और किसी मित्र का कोई पॉइंट? सर यूपी रेवेन्यू सर्विस स्टेट बन गया है सर अभी। हाँ, यूपी महान है ना। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, हाँ ना, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, ये क्या क्या कह सकते हैं? चैलेंजेस में तो लिख नहीं पाओगे आप। ये कह रहे हो कि जो कंडीशनल ट्रांसफ़र है पैसों का, उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, लेकिन ये कोई बहुत महान आर्गूमेंट तो है नहीं, क्योंकि इसी बात का तो विरोध कर रहे हैं बाकी स्टेट कि तुम यार हमें पैसा दो, ये मत बताओ हमें कहाँ खर्च करना है। केंद्र सरकार कह रही है और बाकी फाइनेंस कमीशन कह रहा है तुमको बताएंगे नहीं तो तुम फ्रीबीज दे दोगे, फ्री बिजली पानी, दवा दारू, साड़ी, मसूर की दाल, ये सब है ना। बस। और कोई? सर लोकल बॉडीज एम्पावरमेंट। हाँ ऑफ कोर्स, इस पे तो हमने काफ़ी बात की, लंबी बात की, करना ही पड़ेगा। सजेशन देना है तो लोकल बॉडीज़ को लेकर के बहुत एक्चुअली बहुत काम। भारत ग्रामोदय से सर्वोदय, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो इतना रिलेवेंट है इस मामले में। गांव की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। पैसे नहीं उनके पास, हेल्थ नहीं, एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं। हमेशा स्टेट सेंटर, कभी स्टेट और लोकल बॉडीज़ की बात ही नहीं होती, कभी सेंटर और लोकल बॉडीज़ की बात ही नहीं होती। अरे वो भी भाई है, एंटिटी है ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन है बाप के, उस पर चर्चा ही नहीं होती। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं लोकल बॉडीज़ के, उनका कैसे वो कितना अभी पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, आपको पता ही है, एम्पावर्ड है नहीं। जबकि पॉलिटिकली जनरली जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं वो उनको कहती हैं भैया वो इंडिपेंडेंट रहें, हम उनका पॉलिटिसाइजेशन नहीं करेंगे ताकि उनका गांव का डेवलपमेंट हो। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें योग्य लोग नहीं आते। अगर वो आते होते, अपने अधिकारों को समझते, एक अवेयरनेस पैदा होता है। एक जनरेशन तो अवेयर हो गई है, क्योंकि कितने साल हुए हैं, ले दे करके अभी 35 साल भी नहीं हुए, 30-35 साल। तो
थोड़े अवेयर हो गए हैं, लेकिन कुछ बहुत शानदार पढ़े लिखे क्रिटिकल माइंड के लोगों को आना ज़रूरी है इसमें। गाँव की पॉलिटिक्स इतनी कम्युनल है, गाँव की पॉलिटिक्स इतनी हेट्रेड वाली है, गाँव की पॉलिटिक्स इतनी कास्ट बेस्ड पर है, गाँव की पॉलिटिक्स इतना उसमें मसल पावर और मनी पावर चलता है ठीक-ठाक, कि इतना कर देंगे खर्च तो कमा लेंगे आने वाले समय में। इन्वेस्टमेंट समझते हैं वो पंचायती चुनावों को, म्युनिसिपैलिटी के चुनावों को। अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत मुश्किल है और बहुत चिंता होती है इस बात को लेकर के कि गाँव एक्चुअली में कभी डेवलप हो पाएँगे भारत में 50-100 साल में? ऐसा है। ठीक है। एमबीए पढ़ लेने से बहुत अच्छा पॉलिटिशियन होगा ज़रूरी नहीं है। अनपढ़ आदमी भी हो सकता है अगर इसको समझ है तो, वेलफेयर की भावना से काम कर रहा है तो, ठीक है। अदरवाइज तो गाँव-गाँव में पीएचडी डाल रहे हैं। एमबीए तो बहुत अच्छी डिग्री भी नहीं समझी जाती। मेरी एक बहुत बड़ी गलती का अनुभव है। मैं मुखर्जी नगर में था लास्ट ईयर, तो एमबीए चाय वाला करके दिखा मुझे वहाँ पे, उधर जा रहा था। वो कौन सा एरिया है भाई? नाला वाला एरिया। बाईं तरफ एमबीए चाय वाला दिख गया। तो हमारे साथ में दोस्त था, हमने कहा यार कुछ तो अच्छी चाय मिल जाएगी। नगौरी की चाय मुझे बड़ा फेवरेट लगता था, उसके लिए रिक्शा बैठ के आता था, नारियल पानी नगौरी की चाय, और कोई यादव करके है उधर लगाता था दलिया नमकीन वाला सवेरे, और बन मस्का। सोचा एमबीए वाली चाय पी लेंगे। एमबीए की चाय वहीं 25 रुपये 30 रुपये के आसपास थी। बस ओमिटिंग नहीं किया उसके यहाँ, ठीक है। पहला घूंट पिया और उसके ऊपर रख दिया, और उसको एक ही चीज़ बोला हमने कि भाई एमबीए चाय वाला मतलब बस माल वहाँ बेचते हो, यहाँ चाय बेचते हो, क्वालिटी से मतलब नहीं। इससे अच्छा तो हमारे गाँव का चाय वाला लगाता है। तो बहुत ऐसे है ना, वो आईआईटी के नाम पे, एमबीए के नाम पे इतना बेवकूफ़ बनाते हैं ना लोग। मतलब ये ऐसी चीज़ें हो गई इस समाज में, आईएएस के नाम पे। क्या करें, ठीक है। चलो भैया, अच्छे लोग भी होते हैं, बट अच्छे लोग जनरली लाइमलाइट में नहीं आते। जो व्यक्ति कहे उसमें बहुत वर्च्यू है, बहुत वर्च्यू है, बहुत वर्च्यू है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोक्रेटिस कह गया था, जिसमें बहुत गुण है, बहुत गुण है, बहुत गुण है, उसमें कोई गुण नहीं होता, ठीक है। जो प्रिटेंड करे ही हैज़ ऑल द वर्च्यूज, एक्चुअली उसके पास कुछ नहीं। चलो शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर।